हेलो दोस्तों, आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा 2020 के सिलेबस के अनुसार जीके के मॉडल पेपर की दोस्तों टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 15 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों इसमें 16 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों रोजाना टेस्ट अवश्य दें, और अगर किसी ने 15 मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पटवार जीके मॉडल पेपर के नाम से। तो आप वहां जाके सारे के सारे मॉडल पेपर हैं वो देख सकते हैं। और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, मौर्य शासक अशोक से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों सत्य कथन बताना है मौर्य शासक अशोक से संबंधित। तो इसमें देखो, अशोक के शासन काल में पत्थरों का प्रयोग अधिक किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया, यह भी इसमें बिल्कुल सही है। मास्की व गुर्जरा अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, यह भी इसमें बिल्कुल सही है। चौथा है, अशोक ने चौथे शिलालेख में भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की, यह भी इसमें बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें चारों के चारों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन 1 2 3 4, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, सेकंड नंबर प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में वर्णित विषयों को सुमेलित करें। यानी कि कौन से शिलालेख में कौन सा विषय वर्णित है वो अपने को इसमें बताना है। देखो, एक तरफ शिलालेख दे रखा है, दूसरी तरफ वर्णित विषय दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देखो, प्रथम शिलालेख में दोस्तों पशु बलि की निंदा की गई है। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अशोक के प्रथम शिलालेख में क्या विषय है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। चौथे शिलालेख में दोस्तों भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की गई है। ऊपर चौथा ऑप्शन पहले प्रश्न में अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी यही था, ठीक है। सातवें शिलालेख का अनुरोध में क्या था? तो इसमें था दोस्तों सहिष्णुता को अपनाने का विषय वर्णित है इसमें। आठवें शिलालेख में दोस्तों धम्म यात्रा का प्रारंभ करना इसमें विषय है। तो सारे के सारे दोस्तों इसमें सही सुमेलित हैं। 1 2 3 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, तीसरा नंबर का प्रश्न है, ग्रंथों को रचनाकारों से सुमेलित करें। एक तरफ है दोस्तों ग्रंथ, दूसरी तरफ है रचनाकार। अपने को क्या करना है, इसमें सुमेलित करना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो देखो, मिलिंद पह इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इस ग्रंथ के रचनाकार हैं दोस्तों नागसेन, ठीक है। परिशिष्ट पर्व के रचनाकार कौन है? तो वो है दोस्तों हेमचंद्र। और मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? तो वो है दोस्तों, इसमें सबको पता होना चाहिए दोस्तों, कौन है? तो विशाखदत्त है। और अर्थशास्त्र के विष्णुगुप्त हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 3 4, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, 4 नंबर प्रश्न, प्रथम अभिलेखों को शासकों से सुमेलित करें। एक तरफ दोस्तों अभिलेख दे रखा है, दूसरे तरफ शासक दे रखा है, यानी कि कौन से शासक के समय कौन सा अभिलेख है लिखा गया था, यह अपने को बताना है। तो देखो, प्रयाग प्रशस्ति दोस्तों, यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति दे रखी है, ये समुद्रगुप्त के समय लगी थी। भीतरी स्तंभ लेख है, ये दोस्तों स्कंदगुप्त के समय। एरण स्तंभ लेख है, ये दोस्तों भानुगुप्त के समय। और सारनाथ बुद्धिमती लेख है, ये बुद्धगुप्त के समय दोस्तों ये अभिलेख लगे थे। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारे के सारे इसमें सही सुमेलित हैं। सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 1 2 3 4 दिया गया है। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्र तक्षशिला के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो दोस्तों तक्षशिला के बारे में अपने को सत्य कथन बताना है कि कौन सा इसमें सत्य कथन है। तो देखो, तक्षशिला में शिक्षा का माध्यम है वो संस्कृत था, वह लेखन में बाची व खगोष्ठी लिपियों का प्रयोग होता था, बिल्कुल सही है। आगे देखो, शासकों की ओर से दी गई भूमि जिनकी आय से विद्यापीठ चलते थे ब्राह्मदय कहलाती थी, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तक्षशिला के बारे में दोस्तों ये बताना था अपने को। आगे देखो, तक्षशिला में ज्योतिष, धनुर्विद्या, शल्य विज्ञान, वेद, चिकित्सा आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी, बिल्कुल सही है। यहाँ विष्णुगुप्त ने शिक्षा ग्रहण की थी, यह भी इसमें बिल्कुल सही है। चारों के चारों दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। 6 नंबर प्रश्न है, 1854 में प्रचारित
चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे देखो, चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में क्या क्या था वो अपने को बताना है, नीचे कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। तो देखो, चार्ल्स वुड जो भारत के दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, चार्ल्स वुड, ठीक है। इन्होंने दोस्तों जुलाई 1854 में ये वुड का घोषणा पत्र है वो जारी किया था, बिल्कुल सही है। यह घोषणा पत्र 100 अनुच्छेदों वाला था, बिल्कुल सही है। इसमें ग्राम स्तर पर स्वदेश स्थानीय भाषाओं के माध्यम से प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना पर जोर दिया गया, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। चौथा देखो, इसे भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है ये भी, क्योंकि वुड के घोषणा पत्र को दोस्तों भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, जिसमें 1 2 3 4 दिया गया है। 7 नंबर का प्रश्न है, सेडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917-1919 द्वारा दिए गए सुझाव में सत्य कथन है। तो दोस्तों सेडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917-1919 द्वारा दिए गए सुझाव में सत्य कथन है वो कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखो, इसमें स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। ऐसी शिक्षण संस्थाएं स्थापित की जाए जो इंटरमीडिएट महाविद्यालय कहलाए, बिल्कुल सही है। तीसरा देखो, इंटरमीडिएट के बाद स्नातक स्तर की शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। चौथा देखो, महिला शिक्षा के प्रसार के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड बनाया जाए, यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। चारों के चारों कथन है वो इसमें सही है, डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 2 3 4। 8 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करें। एक तरफ आयोग है, दूसरी तरफ गठन वर्ष है। तो आप सभी को पता है वुड का घोषणा पत्र है, ये कब आया था? ये 1854 में आया था। कब आया था? 1854। अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं कौन सा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। हंटर कमीशन है ये दोस्तों 1882 में, और हार्टिंग समिति है ये दोस्तों 1929 में, और मुदालियर आयोग है ये 1952 में इनका गठन हुआ था। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, 1 2 3 4। 9 नंबर प्रश्न है, शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन में असत्य कथन है। तो दोस्तों असत्य कथन इसमें से कौन सा है? तो देखो, ब्रह्मा एवं जीव एक ही है, जो हमें जो भी अंतर दिखाई देता है वह अज्ञानता है, बिल्कुल सही है, ये अद्वैत सिद्धांत में है। देखो, जीव की मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है, ये भी बिल्कुल सही है। जीव की मुक्ति ब्रह्मा में लीन हो जाती है, ठीक है, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। चौथा देखो, जीव बुरे कर्म करके ब्रह्मा में लीन नहीं हो पाता, ये गलत दे रखा है दोस्तों इसमें। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को असत्य कथन पूछा था। नेक्स्ट है, रामानुज के अनुसार तत्व है। तो रामानुज के अनुसार तत्व कौन कौन से हैं? तो चित्त, ईश्वर, अचित, ठीक है, ये तीनों ही है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, मराठा शासन में बखर से तात्पर्य है। तो मराठा शासन में बखर से क्या तात्पर्य है? बखर का मतलब होता है इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन, ये होता है दोस्तों बखर, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, महाराणा प्रताप से संबंधित सत्य कथन का चयन करना है। देखो, महाराणा प्रताप से संबंधित सत्य कथन कौन कौन से हैं? कूट भाषा में अपने को इसका उत्तर देना है। देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, ठीक है। दूसरा देखो, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था, आप सभी को पता है, बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है। तीसरा देखो, महाराणा प्रताप ने अकबर के द्वारा भेजे चारों प्रतिनिधियों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था, बिल्कुल सही है। आगे देखो, महाराणा प्रताप व मान सिंह के मध्य हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा, बिल्कुल सही है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन से क्या होते हैं कि अब देखो, ये महाराणा प्रताप से संबंधित क्वेश्चन आ गया, तो इसके अंदर दोस्तों आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे 4 लाइनों के अंदर, ठीक है। इससे आपका टॉपिक भी साथ के साथ क्लियर होता है, और एक टॉपिक में से एक प्रश्न अगर आपको याद है तो आपको 4 प्रश्न है वो याद होने चाहिए, यानी कि पूरा टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन है वो सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे मॉडल पेपर है वो रोजाना देखते रहिए, और आप कमेंट मारते हो नाइस, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, तो दोस्तों आप शेयर भी किया कीजिए अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4।
13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस क्रांतिकारी को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है? आप सभी को पता है, गोविंद गिरी को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जन जागरण के अग्रदूत निम्न में से कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों कौन माने जाते हैं? तो कन्हैयालाल सेठिया को राजस्थान में जन जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखो, असुमेलित को छांटिए। एक तरफ है दोस्तों क्रांति स्थान, दूसरी तरफ है नेतृत्वकर्ता। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर है वो आपको देना है दोस्तों। ठीक है, देखो कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहिब ने किया था। ग्वालियर में किसने किया था? टाटा टोपे ने। ठीक है, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने। अवध के अंदर किसने किया था? यहां बहादुर शाह है, वो गलत दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये 1857 की क्रांति का बादशाह था बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है वो आपको बताना है कि अवध की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। क्या उल्लेखित नहीं है? तो देखो भारतीय प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते हैं वो दूसरी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति के हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के हैं। तो इसका बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष को जो शपथ है वो दोस्तों देखो अध्यक्ष पद की कोई शपथ नहीं लेता है, वो लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ ले लेता है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, भारत एक गणराज्य है, इसको स्पष्ट करने के लिए सत्य कथन का चयन करना है। तो दोस्तों इसमें क्या, देखो गणराज्य का मतलब आप समझ गए होंगे, यहाँ पे सीधा सा है कि यहाँ पर यानी कि भारत में कोई भी पद है वो वंशानुगत नहीं है, सभी पदाधिकारी जनता द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के एकात्मक साधन के लक्षणों में सत्य कथन का चयन करें। एकात्मक शासन के लक्षणों में सत्य कथन का चयन करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें भारत में राज्यों को स्वतंत्र होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है दोस्तों। संविधान एकल नागरिकता की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही है। संकट काल में केंद्र सरकार राज्यों के अधिकार सीमित कर सकती है, बिल्कुल सही है। राज्य मूल अधिकारों को अपनी सुविधा अनुसार नागरिकों को प्रदान करते हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये 3 कथन है, ये सही है। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा सत्य कथन है ये अपने को बताना है। तो देखिए बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपको लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अगर सब कुछ पता है तो ही दोस्तों आप इस क्वेश्चन को है वो सही कर पाओगे, और ऐसे पेपर देखने से आपके जो ये क्वेश्चन है जो सारे के सारे हैं वो सही हो सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा में एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, आगे देखो, लोकसभा की अध्यक्षता कार्यवाही संचालन व नियंत्रण का कार्य करता है। ठीक है, लोकसभा की अध्यक्षता कार्यवाही संचालन एवं नियंत्रण का कार्य करता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखो, लोकसभा को आहूत सत्रावसान व विघटन करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास है, यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखो, 14 दिन पूर्व लिखित सूचना पर लोकसभा द्वारा बहुमत से जो प्रस्ताव पारित करके लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें चारों के चारों कथन सही है, तो इसमें ऑप्शन है वो गलत दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करें, एक तरफ चोटी है दूसरी तरफ ऊंचाई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने को सुमेलित करना है, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो देखो कुंभलगढ़ की ऊंचाई है वो कितनी है? तो 1224 मीटर है कुंभलगढ़ की ऊंचाई। अचलगढ़ की कितनी है? तो दोस्तों अचलगढ़ की है कितनी? 1380 मीटर। अब देखो 2-1 किस में है? तो ये रहा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देलवाड़ा की ऊंचाई है 1442 मीटर और तारागढ़ की है 873 मीटर, यानी कि 2 1 3 4 बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है
कोपेन द्वारा वर्गीकृत जलवायु वर्गीकरण में असुमेलित है। तो कौन सा असुमेलित है? तो यहाँ पे देखिए एक तरफ वर्गीकरण दे रखा है और दूसरी तरफ क्षेत्र दे रखा है। ठीक है, अपने को क्या करना है? सुमेलित करना है दोस्तों, सुमेलित नहीं करना, असुमेलित यानी कि गलत बताना है कि इसमें कौन सा गलत है। तो देखो, उष्ण शुष्क प्रदेश जोधपुर, पाली, नागौर, ये गलत दे रखा है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अर्ध शुष्क प्रदेश दोस्तों BSHW, इसमें झुंझुनू, सीकर और जोधपुर बिल्कुल सही है, लेकिन उष्ण शुष्क प्रदेश में दोस्तों पाली और नागौर है, ये नहीं आता। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का जो क्षेत्र है वो आएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें C नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न है, संविधान के कृषि विभाग द्वारा वर्गीकृत मैदानों को क्षेत्रों के साथ सुमेलित करें। ठीक है, कृषि विभाग द्वारा मृदा के क्षेत्रों के साथ में इनको सुमेलित करना है। तो देखो, एक तरफ मृदा दे रखी है और दूसरी तरफ क्षेत्र दे रखा है। ठीक है, अपने को क्या करना है? इसमें सुमेलित करना है। तो देखिए, रेवेरिना जो मृदा है ये दोस्तों गंगानगर में पाई जाती है। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा है, ये जयपुर और सीकर में पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मृदा ये अलवर और भरतपुर में पाई जाती है। काली गहरी मध्यम मृदा है, ये कोटा, बूंदी यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। तो सारे के सारे सही सुमेलित हैं। A नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखो, इस पेपर के अंदर अगर आपने दोस्तों टोटल 150 प्रश्न है, 150 के अंदर अगर आपने 80 क्वेश्चन सही कर दिए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। देखो, सुमेलित करें, एक तरफ झील है, दूसरी तरफ स्थिति है। तो जयसमंद झील कहां पर है? ये तो दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। जो जयसमंद झील है वो कहां पर है? तो ये दोस्तों उदयपुर में है। सिलीसेड झील है वो दोस्तों अलवर में है। 2-1 किस में है ऑप्शन में? तो ये रहा B नंबर का ऑप्शन। 2, 1, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रताप सागर है ये जोधपुर में है। राजसमंद झील है वो राजसमंद में है। ठीक है, तो B नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से असुमेलित है तो कौन सा इसमें असुमेलित है? तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि श्री जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला भरतपुर दे रखा है, यहां पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, रामदेव पशु मेला नागौर, शिवरात्रि पशु मेला करौली। ठीक है, ये यहाँ पे गलत दे रखा है, तो इसमें C नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, 26 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करें। ठीक है, यानी कि कौन सा दिवस कौन सी तारीख को आता है ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इसमें देखो, 11 जुलाई को दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 12 अगस्त को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और देखो दोस्तों, इसमें जो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यानी कि 2, 1, 3, 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा B नंबर का ऑप्शन। 27 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करें, एक तरफ पुरस्कार है दूसरी तरफ सम्मानित व्यक्ति है। ठीक है, यानी कि कौन से पुरस्कार से कौन सा व्यक्ति सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये अपने को इसमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, रक्षा मंत्री कमेंडेशन अवार्ड जन 2018 में ये दोस्तों ये पुरस्कार है, ये किसे मिला था? तो ये भुवनेश राठौड़ को मिला था। शौर्य चक्र पुरस्कार है ये विकास जाखड़ को मिला था। राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार 2017-18 ये पंकज गहलोत को मिला था। और यंग वुमन अचीवर्स अवार्ड 2017-18 ये दोस्तों वृंदा कोठारी को मिला था। ठीक है, इसमें सारे के सारे मैंने सही सुमेलित कर दिए हैं। 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा A नंबर ऑप्शन। 28 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन सेज नीति का अध्ययन करने हेतु किसकी अध्यक्षता में समूह का गठन जून 2018 में किया? यानी कि किसकी अध्यक्षता में समूह का गठन जून 2018 में किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाबा कल्याणी। B नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2018 में प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये अपने को बताना है। ठीक है, तो किसे प्रदान किया गया ये? तो ये किया गया दोस्तों डॉक्टर लॉरेंस हेराल्ड, डॉक्टर डेविड नाबेरो। ठीक है, इन दोनों को प्रदान किया गया है ये विश्व खाद्य पुरस्कार।
तो सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, भारतीय सेना वर्ष 2018 को किस रूप में मना रही है? तो दोस्तों किस रूप में मना रही है आज भी? तो वो है सेवा के दौरान दिव्यांग हुए सैनिकों का वर्ष मना रही है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो विराटनगर जयपुर में मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जयपुर फुट क्या है? तो दोस्तों जयपुर फुट क्या है? तो सभी को पता होना चाहिए, ये एक कृत्रिम अंग है। क्या है? कृत्रिम अंग। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो 33 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है तो कौन है? टोंक, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? तो अजरक प्रिंट के नाम से जाना जाता है बाड़मेर प्रिंट। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नवाटापुरा गांव बेणेश्वर में स्थित है, ये बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, ठीक है। सुवटिया लोकगीत का संबंध है? तो सुवटिया लोकगीत का संबंध है ये दोस्तों भील स्त्री से है, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, मेथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो मेथेरण कला है ये दोस्तों बीकानेर की प्रसिद्ध कला है। कहाँ की है? बीकानेर की, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, इसमें देखो निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ावत मांगे निशानी सरकाट दियो छतरानी, चूड़ावत मांगी निशानी सर काट दियो छतरानी। तो यानी कि किसने अपनी निशानी के तौर पर सर काट के दे दिया था? तो वो है सहल कमर, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है? तो ये गलियाकोट डूंगरपुर में बढ़ता है बोहरा समाज का उर्स। नेक्स्ट है, राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान है ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में है। कहाँ पर? जयपुर में। टोंक मत कर देना या बाड़मेर मत कर देना, ठीक है, जयपुर में है। नेक्स्ट है, प्रकाश के वन विक्षेपण का उदाहरण है तो वो कौन सा है? वो है दोस्तों इसमें प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम, प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखो लाल रंग की आवृत्ति बैंगनी रंग की आवृत्ति से अधिक होती है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 43 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f हो तो इनमें से निम्नलिखित संबंध है, तो कौन सा संबंध हो जाएगा इसमें? तो इसमें संबंध हो जाएगा दोस्तों r बराबर 2f, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न है, यदि निर्धारित लेंस की क्षमता प्लस 2.0 डॉप्टर है तो इसका अर्थ है कि, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों इसमें निर्धारित लेंस उत्तल है तथा इसकी फोकस दूरी प्लस 0.50 m है, यानी कि मीटर है, ठीक है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कौन सा है? तो वह दोस्तों रेटिना या दृष्टिपटल अपन उसको बोलते हैं, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, किसी वस्तु के एक समरूप चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के होता है। तो यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा? खालिस्तान में आएगा दोस्तों इसमें अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती आएगा दोस्तों। इसमें किसी वस्तु के एक समरूप चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, घरेलू विद्युत व्यक्तियों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है, घरेलू विद्युत युक्तियों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है जिससे उनको एक समान वोल्टता प्राप्त हो, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो 48 नंबर प्रश्न है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है कि, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है कि
AC जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि DC जनित्र में द्विक परिवर्तक होते हैं। सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, 200 वोल्ट एक वोल्टता जनित्र को 40 वाट के बल्ब से जोड़ा गया है। बल्ब में प्रवाहित धारा का मान होगा, तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान है वो क्या होगा, वो है दोस्तों 10.2 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, घरों में उपयोग होने वाले सूक्ष्म तरंग चूल्हों में निम्न में से कौन सा पद संबंधित नहीं है। तो कौन सा इसमें पद है वो संबंधित नहीं है, तो वो है दोस्तों इसमें रेडियो तरंगे। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भोजन में विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, तो वो कौन सा है, वो है बेरी। कौन सा, बेरी। नेक्स्ट है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण है, तो वो कौन से उदाहरण है, वो है दोस्तों जीवाणु व कवक। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 53 नंबर प्रश्न है, मानव जाति में बच्चे के लिंग का निर्धारण कैसे होता है। मानव जाति में बच्चे के लिंग का जो निर्धारण है वो दोस्तों कैसे होता है, तो वो पिता से आने वाले X तथा Y गुणसूत्र द्वारा होता है। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से फैलता है, तो ये रोग है ये दोस्तों एनोफ्लीज मादा मच्छर के काटने से फैलता है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, इसमें देखो टेटनस किस वजह से होता है, तो दोस्तों टेटनस है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, मेंडल ने आनुवांशिकी के नियम कौन से पौधे पर अनुसंधान करके लिए थे, तो दोस्तों मेंडल ने कौन से पौधे पर अनुसंधान किया था आनुवांशिकी के नियम के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मटर के पौधे पर। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण में कौन से घटक अपना योगदान देते हैं, तो कौन से घटक अपना योगदान देते हैं, तो देखो न्यूक्लियस, राइबोसोम तथा एंडोप्लाज्मिक झिल्ली। ठीक है, ये योगदान देते हैं, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 58 नंबर प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह है कौन सा है, तो वो है दोस्तों AB। ठीक है, ये सर्वग्राही है और सर्वदाता O है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, तो इसमें देखो ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन। आगे देखो 60 नंबर प्रश्न है, अभी हाल ही में चर्चा में आए स्वर्ण चावल यानी कि सोने के चावल किस पद्धति से विकसित किए गए हैं, यानी कि सोने जैसा रंग है उनका। ठीक है, स्वर्ण चावल किस पद्धति से विकसित किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पराजनी तकनीक द्वारा। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू रहने का काल कौन सा है, तो वो है इसमें 2015 से 2020 तक ये 14वां वित्त आयोग अपना चल रहा है। आगे देखो 62 नंबर प्रश्न है, असुमेलित को छांटिए, एक तरफ संस्थान है दूसरी तरफ कार्य है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका कार्य दोस्तों दीर्घकालीन योजना का निर्माण करना नहीं है, ये गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्योंकि यहाँ पे असुमेलित दे रखा है। नेक्स्ट है, भारत में देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो दोस्तों किस राज्य में, तो मणिपुर में स्थापित किया जाएगा ये। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की सिफारिश किसने की थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की सिफारिश किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है AM खुसरो समिति ने। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 65 नंबर प्रश्न है, भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों कब, तो ये हुआ था 1904 में। नेक्स्ट है, राजस्थान में मंगला नाम से प्रसिद्ध है, तो मंगला एक तेल का कुआं है, आप सभी को पता है। डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है 67 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करना है, एक तरफ योजना है दूसरी तरफ प्रारंभ वर्ष है। ठीक है, अपने को इसमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देखिए मरुभूमि विकास कार्यक्रम है, ये 1977-78 में प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही है।
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, ये 1980-81 में प्रारंभ हुआ था। इंदिरा गांधी आवास योजना है, ये 1985-86 में प्रारंभ हुई। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है, वो 2000 और 2001 के अंदर प्रारंभ हुई थी। ये चारों के चारों इसमें सारे के सारे सही सुमेलित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, जिसमें 1, 2, 3, 4 दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो देखो, विभिन्न क्षेत्रों के लिए बेसिक कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन के आधार पर और वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर, यानी कि ए और बी दोनों विधि उपयोग में ली जाती है। तो डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। तो दोस्तों ये हो गया आज का अपना जो 16 नंबर का जो मॉडल पेपर है वो समाप्त हो चुका है। आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।